हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग बायो के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करने जा रहे हैं। क्लास 10 का बायो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअली में 100% एनसीईआरटी कवर कर रहा है। आपको पता होगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं एनसीईआरटी में, और आपको पता होना चाहिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन तक जो एक्टिविटीज़ है ना, वहाँ तक मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला एक्टिविटी जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइव प्रोसेस में, वो एक्टिविटीज़ है 6.1। देखिए, एक्टिविटीज़ का नंबर जो है वो 6.1 है, और ये एक्टिविटीज़ का जो पर्पस है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स, या फिर प्लांट भी कह सकते हैं। प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ में आपको समझाया गया है। देखिए, पहला क्या है, इसमें कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग। प्रोसीड्योर देखिए, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको स्मॉल प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट। स्मॉल प्लांट कहने का मतलब पॉटेड प्लांट लेना है, और वो पॉटेड प्लांट या तो मनी प्लांट होना चाहिए या फिर कोरोटन का पौधा होना चाहिए। मैं मनी प्लांट और कोरोटन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे मनी प्लांट के लीव्स में, आप देखिएगा मनी प्लांट का जो लीव्स होता है ना, उसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो ग्रीन होता है, उसका कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ग्रीनिश होता है। इस तरह से ग्रीनिश ग्रीनिश आपको पैचेज मिलेंगे उसमें, है ना। कुछ पार्ट ग्रीन होता है और कुछ पार्ट जो उसका होता है वाइट होता है, ऐसा कुछ होता है ग्रीन मनी प्लांट में। या फिर आप कोरोटन का भी प्लांट ले सकते हो। कोरोटन भी देखोगे इस टाइप का लीव्स होता है, लंबा लंबा टाइप का, ऐसा ऐसा लीव्स, और इसमें भी क्या होता है? ग्रीन रेड कलर का पैचेज अवेलेबल होता है ना। तो मान लो ये सब ग्रीन ग्रीन पैचेज अवेलेबल है इसके अंदर। तो आपको कुछ ऐसा ही प्लांट लेना है जिसके लीव्स में ग्रीन पैचेज हों, और ग्रीन पैचेज के अलावा कुछ डिफरेंट कलर के भी पैचेज प्रेजेंट हो। आपको कुछ ऐसा ही प्लांट लेना है। ओके, तो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि वैसे प्लांट को हमको क्या कर लेना है? डी-स्टार्च कर लेना। अब ये क्या तरीका है भाई? डी-स्टार्च करने का मतलब क्या होता है कि प्लांट में स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो इस टाइप के एक्टिविटीज़ में स्टार्च का ही टेस्ट करते हैं, तो पहले से प्लांट को आपको डी-स्टार्च करना पड़ेगा। अब डी-स्टार्च करने का तरीका क्या है? मैंने देखिए नीचे लिख दिया है, कीप प्लांट्स इन डार्क फॉर 3 डेज़। लगभग 72 आवर्स तक आपको उस प्लांट को क्या कर देना है? डार्क में रखना है। जैसे ही आप डार्क में रखोगे तो स्टार्च जो रिजर्व फूड मैटर होता है, वो रिजर्व फूड मैटर क्या हो जाएगा? वो रिजर्व फूड मैटर आपका फिनिश हो जाएगा प्लांट में रिजर्व फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उस 3 दिनों तक होगा नहीं। तो जब 3 दिनों तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रिजर्व फूड मैटर स्टार्च जो होगा उसका ख़त्म हो जाएगा। तो प्लांट को आपको डी स्टार्च कर लेना है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करना है? देखिए, आप क्या करना है हम लोगों को। देखिए, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट। अब आप उस प्लांट को सनलाइट में रख सकते हो लगभग 6 से 8 घंटे। जब आप 6 से 8 घंटे उसको रख दो सनलाइट में, उसके बाद आप क्या करो? आप उसके लीफ को प्लग कर लो। कोई भी लीफ को आप प्लग कर लो, 1 लीव्स को आप प्लग कर लो, और उसका जो ग्रीन वाला हिस्सा था ना उसको मार्क कर लो। उसका जो ग्रीन वाला पार्ट था वहाँ पे कुछ मार्किंग कर दो आप। अब क्या करना है? उस लीफ को आपको बॉईल करना है वाटर में। अब वाटर में इसको बॉईल करो, और बॉईल करने के बाद आप उसको क्या करो? इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल दो। अब देखो, इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में जब डालना है तो वो इसमें फिर आपको बॉईल करना पड़ेगा। इसको आपको अलग टाइप से बॉइलिंग करते हैं। देखिए क्या करते हैं, आप क्या करो, एक वाटर बाथ ले लो, और इसके अंदर एक कंटेनर, उस कंटेनर में देखिए इथाइल अल्कोहल होगा। ये इथाइल अल्कोहल है आपका। क्या होता है फार्मूला? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। और बाहर में इसके क्या है भाई? तो बाहर में इसके है वाटर। इसके बाहर जो मतलब वाटर बाथ का यही प्रोसेस होता है। इसके बाहर में क्या है? वाटर है। ये देखिए वाटर है। ये हो गया आपका H2। और लीफ जो आपने प्लग किया ना, उसको जो बॉइल्ड कर दिया, बॉइल्ड वाटर में आपने जिसको डाला, उस लीफ को आपको इसमें डाल देना है, और इसको तब तक हीट करना है जब तक कि ये अल्कोहल बॉयल नहीं करने लगे। इसको आपको हीट करना है। ओके, तब तक हीट कीजिए जब तक ये। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये सब ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन कभी कभी आपसे आ जाता है कि हम इथाइल अल्कोहल को डायरेक्टली, मतलब लीफ को इथाइल अल्कोहल में डाल करके डायरेक्टली क्यों नहीं गर्म कर सकते?
तो आपको पता होना चाहिए दिस इथाइल अल्कोहल इज़ कंबस्टेबल, है ना। ये फायर कैच कर लेगा, ये क्या कर लेगा, फायर कैच कर लेगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते, इसलिए वाटर बाथ में आपको इसको डाल करके गर्म करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इथाइल अल्कोहल इन दिस एक्टिविटीज़। इथाइल अल्कोहल का पर्पस क्या है। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है ना, वो इस लीफ के अंदर, उस लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल्स होते हैं ना, उस क्लोरोफिल को डिजॉल्व कर देता है। क्या कर देता है, डिजॉल्व क्लोरोफिल, है ना। तो आप देखिएगा जिसमें आप इसको गर्म करिएगा ना, जिस इथाइल अल्कोहल के सैंपल में आप इसको गर्म कीजिएगा, तो आप देखिएगा लीफ का कलर फेडेड हो जाएगा। आफ्टर दिस ट्रीटमेंट लीफ जो होगा ना आपका, वो फेडेड हो जाएगा आपका, ओके। और इथाइल अल्कोहल का जो सैंपल आप जिसके अंदर लीफ को आपने गर्म किया है, ये आपको ग्रीनिश हो जाएगा। सैंपल जो होगा इथाइल अल्कोहल का C2H5OH का, ये क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, ओके। तो इथाइल अल्कोहल का पर्पस आप समझ गए। दो बातें आपको याद रखनी है, इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन के सैंपल को जिसमें आपने लीफ को डाला है, उसको आप डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये फायर कैच कर लेगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि इथाइल अल्कोहल का पर्पस क्या है। तो इथाइल अल्कोहल का पर्पस है डिजॉल्विंग ऑफ क्लोरोफिल ऑफ द लिप्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, तो देखिए फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले हमने डिस्चार्ज किया प्लांट को डिस्चार्ज करने के बाद फिर हमने उस पॉटेड प्लांट को क्या किया, 6 से 8 घंटे तक सनलाइट में रख दिया। उसके लीफ को प्लग किया, प्लग करने के बाद उसका ग्रीनिश एरिया को मैंने मार्क कर दिया। फिर हम उसको बॉईल करेंगे वाटर में, बॉईल करने के बाद फिर हम उसको इथाइल अल्कोहल में डाल करके फिर वाटर बाथ के सहारे से उसको इथाइल अल्कोहल के अंदर बॉईल करना है, ओके। क्यों बॉईल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर का क्लोरोफिल हम हटाना चाह रहे हैं, क्लोरोफिल को हम वहाँ से हटाना चाह रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। देखिए आफ्टर दैट वॉश, मतलब जब इथाइल अल्कोहल से आप इसको निकालिए तो उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद आप क्या पाओगे कि लीफ को ट्रीट करना है किससे, आयोडीन सॉल्यूशन से। आयोडीन सॉल्यूशन से जब आप लीफ को ट्रीट करोगे 2 से 3 मिनट तक, और उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल के जब वॉशिंग कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा वो जो लीफ आपको मिला था ना, उस लीफ का जो हिस्सा ग्रीनिश था, जहाँ पे ग्रीन पैचेस थे ना, जहाँ जहाँ जो हिस्सा ग्रीनिश पैचेज अवेलेबल था, वो पैचेज आपका क्या हो जाएगा, वो पैचेज आपका जो होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। वो पैचेज जो होगा ना, वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से ब्लू ब्लैक हो जाएगा वो पैचेज। ये ब्लू ब्लैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट दैट फोटोसिंथेसिस अकर, ये यही बता रहा है कि इस एरिया में फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च अवेलेबल है, स्टार्च है तभी तो आयोडीन सॉल्यूशन में ये क्या हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया है ना। तो ये चीज़ का पता चलता है इससे, ओके। तो आप समझ गए होंगे ये एक्सपेरिमेंट, इससे पता चल गया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ जाएं हम लोग। अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है एक्टिविटी 6.2। इस एक्टिविटी में आपको क्या बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। वही देखिए लिखा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए प्रोसीड्योर क्या है, फिर से वही पॉटेड प्लांट लेना है हमको, सेम साइज़ का 2 पॉटेड प्लांट लेना है, दोनों सेम साइज़ का होगा। पॉटेड प्लांट को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। कैसे करते हैं, तो 3 दिन तक आप उसको क्या कीजिए, डार्क में रख दीजिए। अब क्या करना है, नाउ प्लेस बोथ ऑफ द प्लांट ऑन प्लेन स्मूथ सरफेस, है ना। जैसे मान लो ये पॉटेड प्लांट है, इस तरह से पॉटेड प्लांट आपको लेना है, 2 पॉटेड प्लांट। मैं देखिए थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए पॉटेड प्लांट है, ये देखिए पॉटेड प्लांट है आपका, है ना। तो इसको स्मूथ सरफेस पे रखना है, इस तरह से स्मूथ सरफेस पे रख देना, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है ना, इसके जस्ट बगल में आप एक कंटेनर में क्या रख दो, एक सैंपल, मान लो ये ए है ये बी है, तो एक सैंपल के बगल में गए कंटेनर पे यहाँ पे आपको रख देना है क्या, तो KOH रख देना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH रख देना है। यही मैं आगे बताने जा रहा हूँ, है ना। देखिए आगे वही है, देखिए कीप द फ्रेशली प्रिपेयर्ड KOH जस्ट बिसाइड अ पॉट, 1 पॉट इन अ कंटेनर। कंटेनर के एक पॉट के जस्ट बगल में आपको KOH रख देना है,
है ना। KOH का पर्पस क्या है यहाँ पे, एक्चुअली में ये KOH जो होता है ना, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने अगल बगल से ना CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेगा। मतलब उस प्लांट को CO2 जो होगा ना वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू दूसरा प्लांट। जो पॉटेड प्लांट आपका था, ये मान लीजिए पॉटेड प्लांट है, 2 पॉटेड प्लांट हम ले लेते हैं इस तरह से। तो एक के बगल में हमने क्या रख दिया है, यहाँ पे KOH रख दिया है, ये KOH रख दिया हमने, है ना। अब क्या करना है, इसको बेल जार से ऐसे कवर कर दो, वेल जार से ऐसे दोनों प्लांट को कवर कर दो, और इस पूरे सेटअप को ये देखिए कवर कर दो, और यहाँ पे वैक्स लगा दो, नीचे में बॉटम में वैक्स लगा दो। वही देखिए लिखा हुआ है, कवर बेल जार विथ प्रॉपरली सील्ड वैक्स ऑन द बॉटम एरिया ऑफ ईच पॉट, है ना। इस तरह से कुछ कर देना। आप देखिएगा NCERT में भी इसका फिगर मिल जाएगा आपको। अब KOH का पर्पस क्या है, ये सब याद रखना है। KOH का पर्पस है क्या, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो इस प्लांट को अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली कम मिल रहा है इस प्लांट से, है ना। अब देखिए पूरे दोनों सेटअप को, प्लेस बोथ ऑफ द सेटअप इन सनलाइट फॉर 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे तक सनलाइट में रख देना है। सनलाइट में रखने के बाद फिर से वही काम करना है जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि लीफ को प्लग कर लीजिए, इसके लीफ को और इसके लीफ को, इस सेटअप, एंड अगेन ट्रीटेड विद बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर से ट्रीट करो, फिर इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करो, और उसके बाद आप क्या करो, उसको आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट करो, जो पहले हमने किया था। जब हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको देखिए क्या रिजल्ट आने जा रहा है। आप देखिएगा कि सैंपल ए, जिससे जैसे मान लीजिए फिर से मैं ये फिगर बना दूं आपको, यही मेरा पॉटेड प्लांट था, देखिए ये हमारा पॉटेड प्लांट था, और इसके बगल में हमने KOH रखा था, KOH रखा था, और इसको हमने क्या किया था, बेल जार से इस तरह से ऐसे कवर कर दिया था, है ना। इसको भी हमने बेल जार से ऐसे कवर कर दिया था, और नीचे क्या किया था, वैक्सिंग कर दिया था इसको, जिससे कि एयर प्रॉपर अमाउंट में नहीं जाए। तो फिर अब लीफ को प्लग करना है। मान लीजिए इसके लीफ को आप प्लग किए, इसके भी लीफ को आपने प्लग किया, है ना। और इसको क्या कर देना है, बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद क्या करना है, इथाइल अल्कोहल में फिर हीट करना है, और उसके बाद इसको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करना है। इसको भी सेम प्रोसेस, बॉईल कर देंगे, इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करेंगे, और तब क्या, आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। तो आप पाओगे क्या, आप क्या पाओगे कि आपको रिज़ल्ट क्या मिलने जा रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा ये जो लीफ है और ये जो लीफ है, दोनों का रिज़ल्ट देखिए ज़रा सा आप। इस लीफ में आप देखिएगा ब्लू ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिलेगा, नो ब्लू ब्लैक, नो ब्लू ब्लैक प्रेसिपिटेट अकर। इसमें आपको ब्लू ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा क्योंकि स्टार्च ही नहीं बना है। जबकि आप देखोगे, आप क्या पाओगे कि इसमें आपको क्या मिलेगा, ब्लू ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। मतलब ब्लू ब्लैक प्रेसिपिटेट अकर, इसका मतलब कि इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड बाय प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला एक्टिविटी आपका क्या है, न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, खासकर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। एक्टिविटी नंबर है हमारा 6.3। देखिए एक्टिविटी क्या है, एक्शन ऑफ सलीवा ऑन स्टार्च। सलीवा का एक्शन आपको याद होगा, सलीवा में सेलेवरी एमाइलेज पाया जाता है, और वो स्टार्च को क्या कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो स्वीट टेस्ट का हो जाता है ना। तो सलीवा का एक्शन स्टार्च के ऊपर क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे, तो स्टार्च को अगर डायरेक्टली हम लोग ट्रीट करें आयोडीन सॉल्यूशन से तो ये ब्लू ब्लैक हो जाता है, लेकिन यही स्टार्च अगर डाइजेस्ट कर जाएगा सलीवा के द्वारा तो ब्लू ब्लैक तो नहीं होगा। और आपको याद होगा सलीवा इज़ द फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन डाइजेशन। हमारे बॉडी में सबसे पहला डाइजेस्टिव जूस है जो डाइजेशन करवाता है माउथ के जोन में। माउथ वो फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन होता है ना। तो देखिए क्या करना है आपको, टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना रहा है, इस तरह से 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, और इस दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेना है, 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन ले लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना, अच्छा इसका कंसनट्रेशन लगभग 1% होना चाहिए। ओके,
अब क्या करना है, उस दोनों सॉल्यूशन में ए और बी अगर हम लोग मान लें तो दोनों में आपको 1 ml सलीवा डाल देना है। सलीवा आप अपने माउथ से डालोगे, है ना, माउथ से आप बार बार सलीवा को निकाल सकते हैं। सलीवा को निकाल करके एक टेस्ट ट्यूब में जमा कर लीजिए और दोनों में मतलब आपका जो एक स्टार्ट सॉल्यूशन है तो किसी एक में डालिए। देखिए वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में नहीं डालना है। मान लो इसमें हमने सलीवा डाला है और इसमें नहीं डाला है, ओके। अब कहता है प्लेस इट अनडिस्टर्ब फॉर 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट तक ये पूरे सैंपल जो ए और बी है ना, जो एक जिसमें सलीवा डाला और जिसमें नहीं डाला, दोनों को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। अब क्या कर देना है, दोनों में फिर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है एक एक करके। अब जैसे ही दोनों में डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो क्या पाओगे, जरा देखते हैं ऑब्जर्वेशन हम लोग। देखिए हमारा क्या ऑब्जर्वेशन होगा, मैं इसके लिए अलग पेन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब था आपका, एक और टेस्ट ट्यूब ये है, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, 1 ml स्टार्च। इसमें भी हमने क्या डाल दिया, 1 ml स्टार्च। कितना परसेंट है, 1% सॉल्यूशन है दोनों, 1%। अब इसमें हमने क्या डाला, सलीवा। कितना डाला, 1 ml। इसमें सलीवा नहीं डाला है, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, 30 मिनट तक छोड़ देंगे। 30 मिनट तक हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब 30 मिनट तक छोड़ेंगे, उसके बाद हम रिज़ल्ट पाएंगे, है ना। तो रिज़ल्ट कैसे मिलेगा भाई, तो अब इस सैंपल में, ये जो मेरा ये सैंपल है और ये बी सैंपल जो आप देख रहे हो, इस सैंपल में हमको क्या करना है भाई, इसमें हमको दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है, दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन आप ऐड करो। तो आयोडीन सॉल्यूशन जब दोनों में ऐड करोगे ना तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिज़ल्ट देगा ब्लू ब्लैक, जबकि इसमें आपको ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि इसमें स्टार्च अवेलेबल है, जबकि इसमें स्टार्च जो है वो टूट गया है। स्टार्च किस में टूटा है, स्टार्च किस में टूटा है, तो आपको याद है ना, माल्टोज में। क्यों माल्टोज में टूटा है, क्योंकि सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद होगा आपको, सेलेवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं, याद है ना आपको। तो ये एक्टिविटीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्च का डाइजेशन जो होता है वो माउथ के अंदर होता है सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा। अब चलिए अगला एक्टिविटीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं और वो है हमारा 6.4। देखिए ये एक्टिविटी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक्टिविटी है, एक्शन ऑफ CO2 ऑन लाइम वाटर, है ना, टेकन फ्रॉम द एयर एंड एक्सपायरेटरी एयर। अब जैसे देखो ये दो, आपको क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ए और बी। दोनों टेस्ट ट्यूब में देखिए लाइम वाटर सेम अमाउंट में डाला गया है। अब एक टेस्ट ट्यूब जो आप देख रहे हो, इसमें हमने क्या किया, सिरिंज के द्वारा एयर पास करवाया, और जबकि इसमें हम क्या करेंगे, एयर ब्लो करेंगे। मतलब आप अपने माउथ से आप इसमें एयर ब्लो करो और उसके बाद देखो कि व्हाट हैपेंस टू द सैंपल। तो आप पाओगे इसका जो रिज़ल्ट होगा उसमें आप क्या पाओगे कि ये काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम पासिंग एयर मेक इट मिल्की, है ना। जब लंबे समय तक एयर पास करोगे ना तो ये मिल्की हो जाएगा, लेकिन जब आप इसमें पास करोगे तो शॉर्ट टाइम टेकन, कंपैरेटिवली कर देते हैं, कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइम टेकन टू मेक सॉल्यूशन मिल्की। इसका मतलब क्या कि हम जो एयर ब्लोड कर रहे हैं अपने माउथ से, उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के। इससे यही पता चल रहा है। तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जब हम लोग एक्सपायर करते हैं तो उस एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। और इसी की वजह से ये लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। क्यों मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेगा तो क्या बन जाता है, CaCO3 + H2, और यही CaCO3 इसको क्या बना देता है, मिल्की बना देता है।
तो चलिए अगले एक्टिविटीज़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और वो एक्टिविटीज़ है हमारा क्या, 6.5 फर्मेंटेशन ऑल्सो प्रोड्यूस CO2। यही एक्टिविटी है, मतलब कि CO2 का प्रोडक्शन जो होता है ना फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा भी होता है। फर्मेंटेशन आपको याद है ना, जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन C6H12O6 का जो सॉल्यूशन होता है, ये जाइमेज के प्रेजेंस में, ईस्ट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर जाता है किस में, C2H5OH में, और प्लस क्या निकलता है, CO2। आपको याद होगा ये फार्मूला। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे इस एक्टिविटीज़ के द्वारा पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या है इसमें, हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया है फ्रूट जूस जो किसका सोर्स है, ग्लूकोज का सोर्स है। अब इस फ्रूट जूस के सैंपल में हमने क्या किया है, इसको पैक कर दिया है ऊपर से, और ऊपर से ईस्ट पाउडर हमने डाल रहा है, हम इसमें डाल रहे हैं। ईस्ट पाउडर जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, और फर्मेंटेशन से जो गैस निकलेगा वो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए हम लाइम वाटर से पास करवाएंगे, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। इससे पता चलता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान भी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज़ एक्टिविटीज़ नंबर 6.6। ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज़ फास्टर दैन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसके बारे में आप देखिएगा, NCERT में बताया गया है कि आप एक एक्वेरियम के अंदर जो फिश होती है ना, उसके ऑपरकुलम माउथ जो होता है ना, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग को ऑब्जर्व करो, तो आप पाओगे क्या कि फिश का जो माउथ का ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है ना, वो फास्टर होता है, फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग देन टेरेस्ट्रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीडिंग रेट होता है वो टेरेस्ट्रियल से फास्टर क्यों होता है। आसान है इसका आंसर। देखिए, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, ये कंपैरेटिवली कम होता है ना, कंपैरेटिवली क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू एयर, है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज कंपैरेटिवली लेस टू दैट ऑफ एयर। एयर के कंपेयर में ये काफ़ी कम होता है। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनका ब्रीदिंग रेट थोड़ा हाई होता है। एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट का हाई होने का वजह यही होता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर को बार बार लेना पड़ता है और अपने गिल्स से उसको पास करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनको जो ऑक्सीजन का डिमांड उनके बॉडी में जो होता है ना, वो आसानी से पूरा हो जाता है। ओके, उसी तरह से आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि ये जो हिली एरिया में लोग होते हैं, हिली एरिया के जो पीपल्स होते हैं, पीपल्स ऑफ हिली एरिया हैव हाई काउंट ऑफ RBC। उनके RBC का काउंट हाई होता है एज़ कंपेयर टू नॉर्मल पीपल्स, जो कॉमन मतलब लैंड एरिया में जो लोग रहते हैं। ऐसा क्यों? आप कमेंट बॉक्स में आइए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक हो रहा है, एक्टिविटीज़ वाला टॉपिक, तो इस तरह से हमने आपको ये बताना है कि जो हिली एरिया में जो पीपल्स होते हैं उनके ब्लड काउंट में RBC का अमाउंट ज़्यादा क्यों होता है। सेम टाइप का प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है आपके लिए, आप आसानी से बना सकते हो, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो को लास्ट करने के पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, और टेलीग्राम चैनल, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि टेलीग्राम जो है आप उसको फॉलो कीजिए, और उस पर जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इवन इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।